नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विरोध प्रदर्शन कर रही पहलवान साक्षी मलिक ने बीबीसी से बात करते हुए पीएम मोदी की चुप्पी पर कहा कि पीएम मोदी की चुप्पी चोट तो देता ही है। 40 दिन के लगभग हम रोड पर थे, तब तक भी कुछ नहीं था। जब प्रोटेस्ट किया तब भी कुछ नहीं था, जबकि उनको सब पता है कि हम किस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीबीसी से बात करते हुए साक्षी मलिक ने कहा कि पीएम की चुप्पी से दुख तो होता ही है। जिन्होंने मेडल आने पर इतना मान सम्मान दिया था, घर बुलाया था, और वो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने हमसे अभी इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं की है, जो कि एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और हम सब तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, उनके साथ लंच किया है, बेटी बुलाते हैं वो हमें। तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे मुद्दे को भी अपने संज्ञान में लें। हरियाणा में किसान 24 घंटे से कुरुक्षेत्र के पास पीपली में जमे हुए हैं। किसानों और हरियाणा सरकार के बीच आज शाम 4 बजे हुई बैठक बेनतीजा रही है। किसान बैठक छोड़कर बाहर निकल आए। किसानों ने NH 44 को जाम कर दिया है। किसानों ने MSP पर फसल खरीद और गुरनाम सिंह चडूनी समेत सभी किसानों को आज मंगलवार रात 10 बजे छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने कल बुधवार 14 जून को हरियाणा बंद का आह्वान किया। बता दें, BKU चडूनी के प्रमुख गुरनाम सिंह और प्रवक्ता राकेश बैंस के साथ 7 अन्य शीर्ष नेता और कार्यकर्ता इस समय जेलों में हैं। हरियाणा में किसान सूरजमुखी फसल की खरीद MSP पर करने की मांग कर रहे हैं। 6 जून को आंदोलन शुरू करने से पहले भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप ने हरियाणा सरकार को MSP को लेकर चुनौती दी थी। 6 जून को जब आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों ने NH 44 पर ही प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने चडूनी समेत कई किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन पर कई केस लाद दिए हैं। राजस्थान सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के सवाल पर मंगलवार को भाजपा ने जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। सुबह ही भाजपा मुख्यालय पर जमावड़े के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता सचिवालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्टैचू सर्कल पर रोक लिया। इस बीच पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछार भी करनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने वही कांग्रेस सरकार और CM गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में दिन भर धरना प्रदर्शन चलता रहा। धरने पर बैठे हुए भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस को खूब पसीना बहाना पड़ा। इस बीच भाजपा नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी हैं। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, ये सरकार जाएगी नहीं बल्कि डिलीट हो जाएगी। लखनऊ में चल रहे रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 लोगों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि पिछले 9 साल में 8,80,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिनमें से आज एक ही दिन में 70,000 लोगों को नौकरियां दी गई। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसको लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में किसी को कोई नई नौकरी नहीं दी जा रही है। लोगों को जो नौकरियां मिली हैं वो पहले से ही स्वीकृत पोस्ट थीं, जो सालों से अस्तित्व में रही प्रक्रिया का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 9 सालों में नई नौकरियों को क्रिएट करने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा, जिन लोगों को सामान्य तौर पर भी नियुक्ति पत्र मिलता, उन्हें सबके सामने स्वघोषित विश्वगुरु तमाशा बनाकर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने कड़ी मेहनत करके परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की, और ऐसा जताया जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार उन लोगों पर कोई एहसान कर रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी के आरोपों पर कहा है कि वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच ट्विटर तक पर जब बीजेपी सरकार दबाव डाल सकती है तो देश के मीडिया का क्या ही कहना है। दुनिया भर में देश की छवि खराब करने के लिए बीजेपी सरकार भारत देश से माफी मांगे। वही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर देश के अंदर किसान आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व बॉस जैक डॉर्सी का आरोप है कि ट्विटर को किसानों के विरोध और सरकार की आलोचना करने वालों खातों को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार से कई अनुरोध प्राप्त हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर को बंद करने और भारत में उसके कर्मचारियों के घरों पर छापे मारने की धमकी दी गई थी। यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स में सोमवार देर रात एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ट्विटर के CEO के रूप में विदेशी सरकारों के दबाव के बारे में पूछा गया तो डॉर्सी ने भारत का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने किसान आंदोलन के दौरान हमसे कई अनुरोध किए। कुछ विशेष पत्रकार जो सरकार के आलोचक थे, उनके ट्विटर हैंडल को बैन करने को कहा था। ऐसा ना करने पर हम भारत में
ट्विटर को बंद कर देंगे जैसी धमकियां दी गई थी। आप जानते हैं कि भारत हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत सरकार ने हमें धमकी दी कि हम आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे, हम आपके दफ्तरों को बंद कर देंगे। डोरसी ने कहा कि हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ऐसी धमकियां हमें मिली हैं। बता दें, किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर और भारत सरकार के बीच टकराव की खबरें भी आई थी। वहीं दिल्ली पुलिस की एक टीम 24 मई 2021 की शाम टूलकिट मैनिपुलेशन मीडिया मामले की जांच के सिलसिले में ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम स्थित दफ्तर भी पहुंची थी। इसी दिन दोपहर में ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में ट्विटर इंडिया को एक नोटिस भेजा था। भारत सरकार ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी के आरोपों पर बहुत तिलमिलाई हुई है। एक ट्वीट में केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डोर्सी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने डोर्सी के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। एक लंबी पोस्ट में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डोर्सी पर पलटवार करते हुए कहा कि डोर्सी के समय ट्विटर को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में समस्या थी। वास्तव में वो 2020 से 2022 तक बार बार कानून का पालन नहीं कर रहे थे और ये केवल जून 2022 था जब उन्होंने अंततः अनुपालन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ट्विटर से गलत सूचना को हटाने के लिए बाध्य थी, क्योंकि इससे फर्जी खबरों के आधार पर स्थिति और भड़काने की आशंका थी। उन्होंने कहा कि ना कोई जेल गया था और ना ही ट्विटर बंद हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ट्विटर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे भारत के कानून उस पर लागू ही नहीं होते हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे ये सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम कर रही सभी कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन करें। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी के आरोप पर भारत सरकार नाराज हो गई है। आज मंगलवार 13 जून को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के लंबे चौड़े जवाब के बाद भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय का बयान भी आ गया है। मालवीय का बयान भाजपा और सरकार की नीति को बताता है कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। उन्होंने लंबे ट्वीट में कहा है कि पूर्व ट्विटर सीईओ जैक डोर्सी ने भारत और यूएसए सहित दुनिया भर की सरकारों से सामना की गई चुनौतियों के बारे में बात की है। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि डोर्सी कार्यकाल में ट्विटर ने उन संप्रभु कानूनों की अवहेलना की जिनमें वे काम कर रहे थे, उनका मजाक उड़ाया। कई मामलों में अलगाववादी आवाज़ों को बढ़ावा दिया गया। इनमें कई ट्विटर कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि एलोन मस्क ने ट्विटर को ऐसे जहरीले लोगों से छुटकारा दिलाने के बाद कई ट्विटर फाइल्स इसकी गवाही देती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्विटर हमेशा सही था और अमेरिका में उनकी खुद की सरकार सहित हर दूसरी सरकार गलत थी। मालवीय ने कहा कि मामले की सच्चाई ये है कि ट्विटर एक विस्तारित अवधि के लिए भारत के कानूनों का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन ना तो ट्विटर को कभी बंद किया गया और ना ही उसके कर्मचारियों पर छापा मारा गया या जेल भेजा गया। हालांकि डोर्सी और उनके सहयोगी सक्रिय रूप से एक नीति का पालन कर रहे थे जो भारतीय नियमों के खिलाफ थी। वो कई मौकों पर भारत के हितों के खिलाफ विदेशी ताकतों को अपने मंच का इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे थे, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भलाई के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया था। उन्होंने कहा कि ट्विटर भारत के कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है। अंत में अमित मालवीय लिखते हैं कि लेकिन इन झूठे बयानों से कांग्रेस और विभिन्न विपक्षी दल क्यों उत्साहित हैं? भारत के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति पर शिकंजा कसने में उनकी क्या मजबूरी है? राहुल गांधी विदेश जाते हैं और विदेशी शक्तियों की मदद लेते हैं और भारत में उनके गुर्गे भारत को शैतान बताने के लिए भटकी हुई आवाज़ों को बढ़ाते हैं। क्या विदेशी धन और मीडिया के सहारे कांग्रेस आम जनता की राय को कम करके आंक रही है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को हटाने की उम्मीद कर रही है? ट्विटर के पूर्व सीईओ और सह संस्थापक जैक डोर्सी के आरोपों को लेकर अब तत्कालीन आईटी मंत्री और वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद में पेश होता है, लेकिन भारत की संसदीय समिति के सामने पेश नहीं होते। वो हमारे नियम नहीं मानते थे। उन्होंने कहा ये लोग महिलाओं की गलत तस्वीरें ट्वीट करने वालों पर कार्रवाई करने से इनकार करते थे। ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकी कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय समिति के सामने पेश नहीं होंगे। उस समय ना ही ये भारत का संविधान मानते थे और ना ही भारत का कानून मानते थे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात हमने कही थी कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। ये सारे काम नहीं किए। जैक डोर्सी ने क्या किया है वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है कि भारत में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का कानून मानना होगा। उन्होंने कहा कि जैक डोर्सी का दावा गलत है। अगर लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया गया जो सच है, और अगर उस कंटेंट को रोकने को कहा गया तो इसमें क्या गलत है? पहले उन्होंने कहा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बाद में हमारी बात माने।
ट्विटर पर महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें परोसी जा रही थीं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। हमने कहा आपको कार्रवाई करनी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के आरोपों के बाद ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी आरएसएस के राजनीतिक वंशज जो स्वतंत्रता के आंदोलन में हिंदुस्तानियों के खिलाफ खड़े होकर अंग्रेजों के पक्ष में लड़े थे, वो ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान पर राष्ट्रवाद का ढोंग न रखें। देश को शर्मिंदा करने में बीजेपी अव्वल है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी से भाजपा ने केवल तानाशाही की टूलकिट अपनाई है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्नदाता किसानों को आंदोलनजीवी बुलाया। यूपी के मुख्यमंत्री ने किसानों पर विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगाया। भाजपा के मंत्रियों और नेताओं ने किसानों को नक्सली, आतंकवादी और देशद्रोही बुलाया। कटीले तार, सीमेंट की दीवारें, रोड पर कीलें बिछाकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। उन पर लाठियों से जुल्म ढाए गए। 750 किसानों की जान गई। उनको श्रद्धांजलि और मुआवजा देना तो दूर, उन शहीदों के लिए संसद से 1 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया। 1.48 लाख किसान आज भी किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस लड़ने को मजबूर हैं। अगर ये सब किया गया तो पत्रकारों और किसान आंदोलन के नेताओं को धमकाना मोदी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देश में लोकतंत्र खत्म करने की भाजपाई साजिश को हम नाकाम करते रहेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि जब हमारे किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जब वो सर्दी, गर्मी, बरसात झेलते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे, तब दिल्ली में बैठा डरपोक तानाशाह उनकी खबर को दबाने में लगा था। वो ट्विटर को धमकियां भिजवा रहा था कि किसान आंदोलन को दिखाया तो दफ्तर बंद करवा दूंगा, छापे मरवाऊंगा। कांग्रेस ने कहा है कि सनद रहे इस आंदोलन में 733 किसान शहीद हो गए और तानाशाह इनकी लाशों पर अपनी छवि चमकाने में लगा रहा। जैक डोर्सी के भारत सरकार पर दावे के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लेकर भारत सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगस्त 2021 में राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले 6 महीने तक उनकी फॉलोअर ग्रोथ लगभग खत्म हो जाती है। और फरवरी 2022 में जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ये खबर चलाने वाली होती है कि राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया गया है, तो उसके तुरंत बाद ये शैडो बैन हट जाता है और फॉलोअर बढ़ने लगते हैं। तो ये क्यों ना कहा जाए कि ट्विटर ने अकाउंट ब्लॉक करने का काम मोदी सरकार के कहने पर किया, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को दबाया जा सके। उन्होंने कहा, इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुशलगढ़ की निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया के कारण आज वो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि रमीला ने मेरी सरकार नहीं बचाई होती तो आज मैं मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा नहीं होता। सीएम गहलोत ने कहा कि रमीला खड़िया के लिए लोग पैसा लेकर आ गए, गाड़ी के डिग्गी में पैसे भी रख दिए, लेकिन इस महिला ने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया और उन लोगों को कहा कि आप चले जाइए यहाँ से। सीएम ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए विधायक रमीला खड़िया के लिए कहा, इन्होंने हमारी सरकार के लिए मदद की, नहीं तो महाराष्ट्र में सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चली गई, यहाँ भी जा सकती थी, लेकिन इस महिला ने बहुत हिम्मत का काम किया है। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो दिवंगत जयललिता के खिलाफ टिप्पणी को लेकर राज्य भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में जिला सचिवों की एक बैठक के समापन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए एआईएडीएमके के महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी ने उस प्रस्ताव को पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि अन्नामलाई ने जयललिता को जानबूझकर बदनाम करने वाले एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक को साक्षात्कार दिया। उन्होंने कहा कि इसकी एआईएडीएमके कड़ी निंदा करता है। बता दें, एआईएडीएमके नेता और पार्टी कार्यकर्ता अन्नामलाई का साक्षात्कार में जयललिता को भ्रष्ट होने का आरोप लगाने के कारण अन्नामलाई की आलोचना कर रहे हैं। एआईएडीएमके के नेता और पूर्व मंत्री डी जयकुमार ने यह भी कहा है, अगर अन्नामलाई को नहीं रोका गया तो एआईएडीएमके बीजेपी के साथ अपने गठबंधन पर फिर से विचार करने के लिए विवश हो जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।